साथियों, चर्चा बिहार के संदर्भ में ही करते हैं कि क्या वाकई में अब मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में और जेडीयू में पेच फंस गया है। जिस प्रकार से इन्होंने चाहा था कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को साइड किनारे करके और देवेंद्र फडणवीस को जो है इन्होंने अपना मुख्यमंत्री बना लिया था, क्या ऐसा ही जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार में करना चाह रहे थे। लेकिन शायद वो नीतीश को समझने में भूल कर बैठे और इतना प्रचंड बहुमत हासिल करने या फिर जो है जुगाड़ करने के बावजूद भी क्या अब सरकार बनाने को लेकर और बीजेपी को या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जो है वो पसीने आ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार ने अमित शाह को या बीजेपी के जो चाणक्य है उनको नाकों चने चबा दिए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिन बातों को लेकर और ये गतिरोध बना हुआ है वो इस आधार पर भी है कि नीतीश कुमार जो है राजभवन जाते हैं और इस्तीफा देने के लिए जाते हैं, लेकिन वो इस्तीफा देकर नहीं आते और वहाँ पर राजभवन में राज्यपाल के साथ में चाय पानी पीकर और ये एक लेटर देकर आते हैं कि वो आने वाले 19 या 20 तारीख को इस्तीफा वो देंगे। इतना टाइम है वो बीजेपी से नीतीश कुमार ने है वो ले लिया कि यदि बीजेपी किसी भी प्रकार से उसको मुख्यमंत्री मानने से इनकार करती है या फिर बीजेपी ये दावा करे कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और मुख्यमंत्री उसका होना चाहिए, या फिर मुख्यमंत्री अगर उसका भी नहीं हो तो अन्य मंत्रालय हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं या स्पीकर का पद है वो उनके पास में हो, यदि ऐसा कुछ बीजेपी या अमित शाह या नरेंद्र मोदी अगर करते हुए दिखते हैं तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या पलटी भी मार सकते हैं? क्या नीतीश कुमार के पास में वो विकल्प है जो बिना बीजेपी की सहायता के भी क्या वो अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं या खुद मुख्यमंत्री बन सकते हैं? और यदि इस प्रकार की परिस्थिति बनती है तो फिर क्या केंद्र की सरकार है वो स्थिर रह पाएगी? ये बहुत बड़ा अपने आप में प्रश्न है, वो बिहार की राजनीति में खड़ा हो गया। और अब अमित शाह के सामने, बीजेपी के सामने एक तरह से ये गले की फांस है वो बन गई है, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो ये स्थिति है वो बिहार में हो गई है। आज इसी बिंदु के ऊपर जो है वो हम आपके साथ में चर्चा करेंगे साथियों, और इस चर्चा में आप सहभागी रहें। और एक छोटी सी फिर से अपील करता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, अब बात ये आती है कि अभी चूंकि ये सारे जो बातें हैं वो आपके सामने, पूरा घटनाक्रम है वो आप लोगों के सामने है कि किस प्रकार से बीजेपी ने जो है 48% वोटों का जुगाड़ किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ऊपर भी कई प्रकार के आरोप और आक्षेप लगे हैं। इस प्रकार के आरोप और आक्षेप भी लगे हैं कि जो पैसा बिहार के विकास के लिए जो है वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो है वो आया था, उस पैसे को जो है वो बिहार के लोगों के ऊपर जो है इस प्रकार से खर्च किया गया कि सरकार बनाने के लिए, यानी कि एक तरह से इन्होंने ये जो जीत है वो खरीदी है। इस प्रकार के आरोप है वो भी लग रहे हैं और बिहार के जो लोग हैं वो इस जीत को पचा भी नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में ना तो बीजेपी जश्न मना रही है और ना ही जो है एनडीए जश्न मना रही है और ना ही नीतीश कुमार जो है उसकी जेडीयू है वो जश्न मना रही है और ना ही इनके सहयोगी जो पार्टियां वो जश्न मना रही। आखिर ऐसा क्या हुआ है? बहुत सारे यानी कि एक तरह से अनसुलझे मुद्दे हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अब यानी कि एक तरह से जनता के समक्ष खड़े हैं और जनता इनको जानना चाहती है। तो अब एनडीए की यानी कि एक तरह समस्या सबसे बड़ी यही है कि इतनी बड़ी निर्णायक जीत के बाद भी गठबंधन के भीतर है वो टकराव है वो यानी कि एक तरह से चल रहे हैं। और इसी वजह से यानी अंतिम जो पावर शेयरिंग है उसको लेकर जो बातचीत है वो अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि शायद 20 से 22 नवंबर तक सरकार का गठन होना चाहिए और मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार को मानना है वो बीजेपी की मजबूरी भी हो गई है। हालांकि
बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जो है वो खेल बिगाड़ने में माहिर है, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के पास में वो तुरुप का पत्ता है, यदि नीतीश कुमार यदि जो अमित शाह है वो किसी भी प्रकार की यदि चालाकी करते हैं तो उस चालाकी का जो जवाब है नीतीश कुमार के पास में है। और इसी वजह से जो है नीतीश कुमार को जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो अस्वीकार करने की स्थिति में अमित शाह भी नहीं है, मोदी भी नहीं है, बीजेपी भी नहीं है, और इसीलिए उनके जो सहयोगी हैं उनके साथ में निरंतर जो है वो दिल्ली में जो है चर्चाओं का दौर चल रहा है, लेकिन अंतिम रूप से अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। अब कठिन बिंदु क्या है, यानी पिछले 48 घंटों में एनडीए में जो जेडीयू के भीतर जो है वो लगातार मीटिंगें पर मीटिंगें चल रही है, और जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता है जैसे लल्लन सिंह है और संजय झा है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब मुख्य विवादित यानी कि एक तरह से बिंदु क्या है जिनको लेकर इनके बीच में गतिरोध बना हुआ है। सबसे पहला जो गतिरोध का बिंदु है वो है स्पीकर का पद। यानी जेडीयू की ये मांग है कि स्पीकर का जो पद है वो जेडीयू का होना चाहिए, ताकि विधानसभा की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहे और उसमें किसी प्रकार का यानी कि एक तरह से कोई व्यवधान पैदा ना हो। क्योंकि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस दल का मुख्यमंत्री होता है, यदि उसी दल का अगर स्पीकर हो तो फिर ऐसी स्थिति में सरकार को चलाना है वो आसान हो जाता है, और यदि ये विपरीत हो जाए तो फिर ऐसी स्थिति में कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो खड़ी हो रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इस नाते स्पीकर है वो उसका होना चाहिए। अब जिसके पास में स्पीकर होगा, सत्र की कार्रवाई, पैनल बनाना, स्टेज मैनेजमेंट पर यानी कि एक तरह से अत्यधिक जो है नियंत्रण रखना, वो उसके पास में होगा जिसका स्पीकर होगा। इसलिए दोनों पक्ष है वो इस पर यानी कि एक तरह से जो है वो अड़े हुए हैं। अब देखते हैं आगे यानी कि एक तरह से क्या होता है, क्या नीतीश कुमार स्पीकर छोड़ते हैं या बीजेपी जो है अपना स्पीकर बनाती है। फिर अगली यानी कि एक तरह से जो बात है वो आती है होम, फाइनेंस और लॉ के ऊपर भी आती है। यानी गृह मंत्रालय है वो किसके पास में होना चाहिए। नीतीश कुमार की मांग है कि गृह मंत्रालय भी उसके पास में होना चाहिए, और उसके साथ साथ में वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय है वो भी जो है वो नीतीश कुमार के पास यानी जेडीयू के पास होना चाहिए। लेकिन बीजेपी है वो इसके ऊपर भी यानी कि एक तरह जो है वो सहमत नहीं है। वो ये चाहती है कि कम से कम यानी कि एक तरह से गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है वो बीजेपी को मिले। यदि स्पीकर उनका होता है और मुख्यमंत्री उनका होता है तो ये तो कम से कम उनके पास में रहने चाहिए। लेकिन ये जो मंत्रालय हैं ये मंत्रालय प्रभावशाली है, और जेडीयू चाहती है कि ये उसके नियंत्रण में रहने चाहिए, ताकि प्रशासन और नीतिगत जो नियंत्रण है वो जेडीयू के पास रहे। अब बीजेपी का स्टैंड क्या है, ये प्रस्ताव उसके लिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि गृह और वित्त मंत्रालय जैसे अगर विभाग जो है वो बीजेपी के पास में, बीजेपी के हाथ से निकल जाते हैं तो फिर उसके पास में कुछ नहीं बचता। इसी के साथ साथ में कैबिनेट जो सीटें हैं और उनकी हिस्सेदारी है उनको लेकर भी यानी कि एक तरह जो है अभी तक आम राय नहीं बन पा रही है, क्योंकि अभी तक जो एक तरह से जो फार्मूला है कि बीजेपी को लगभग 15 से 16 मंत्री और जो है जेडीयू को जो है 14 मंत्री मिलने चाहिए, और एलजेपी जो रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसको 3, और जो अन्य जो छोटे जो घटक दल हैं उनके सहयोगी हैं उनको 1-1, 2-2 जो मंत्री उनके बनने चाहिए। लेकिन ये आंकड़े अभी अंतिम नहीं है। हाँ, हो सकता है कि बीजेपी को यानी कि एक तरह से 15-16 मंत्री दे दिए जाए, लेकिन नीतीश कुमार इस प्रकार की गलती कभी नहीं करेंगे कि स्पीकर का पद है वो बीजेपी को दे दे, और जो गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय है वो भी बीजेपी को दे दे, क्योंकि ये 4 जो महत्वपूर्ण जो मंत्रालय है वो कभी भी जो है बीजेपी, ये जो नीतीश कुमार है वो छोड़ना नहीं चाहेगी, और वो बीजेपी को बिल्कुल देने के लिए शायद सहमत भी नहीं होंगे। अब इसमें यानी कि एक तरह जो प्रमुख प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं। नीतीश कुमार जो है ये चाहते हैं कि यानी कि एक तरह से वो मुख्यमंत्री का वो चेहरा बने, और ये उनकी प्रमुख मांग तो है ही है, उसके बगैर तो आगे बात ही नहीं बढ़ेगी। अन्यथा दूसरे अन्य विपक्षी जो दल हैं उनके दरवाजे हैं उनके लिए खुले हैं, और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह यानी जो गृह मंत्री है और अन्य जो केंद्रीय मंत्री है वो बराबर यानी कि एक तरह से जो है
इन वार्ताओं पर, चर्चाओं पर जो है बराबर निगरानी है वो रख रहे हैं। और इनके बीच में यानी कि एक तरह से जो है वो निरंतर जो है वो चर्चाओं का दौर अभी तक जारी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। अब ऐसी स्थिति में आगे के लिए संभावित परिदृश्य है वो क्या हो सकता है? यानी तत्काल जो समझौता है वो बहुत जरूरी है, लेकिन शीघ्र सीधे पावर शेयरिंग के फार्मूले को जो है अंतिम रूप देकर और 20-22 नवंबर तक जो है शपथ ग्रहण समारोह है वो हो सकता है। पर अब आगे चलकर यानी कि एक तरह से इनके जो निहितार्थ है वो क्या निकल सकते हैं, यानी राजनीतिक शासन पर असर इसका जो है वो होगा, क्योंकि गृह एवं वित्त मंत्रालयों के बंटवारे से सरकार के निर्णय, प्रभाव और नियंत्रण पर सीधा असर होगा। यदि जेडीयू को ये मंत्रालय मिलते हैं तो नीतीश की कार्यकारी पकड़ है वो मजबूत रहेगी, नहीं तो बीजेपी का नियंत्रण है वो बढ़ेगा। स्थिरता और नीति निर्धारण में भी यानी कि एक तरह से वित्त मंत्रालय जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है। इसका असर बिहार के बजट, निवेश और योजनाओं पर पड़ेगा। इसी के साथ साथ में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रियों की शिरकत से केंद्र राज्य तालमेल का संदेश जाएगा। पर यदि बंटवारा असंतोषजनक हुआ तो केंद्र और स्थानीय रिश्तों में जो खटास की संभावना है वो भी बढ़ेगी। अब देखना यह है कि अगले 72 घंटों में यानी कि एक तरह से क्या होगा। क्या स्पीकर अंतिम स्पीकर पद पर जो है अंतिम जो घोषणा है वो क्या होगा, यानी स्पीकर का ऐलान होगा, या एक तरह से ये जो समस्या है वो बनी रहेगी। कब तक शपथ ग्रहण तय होगा? अभी तक यानी कि एक तरह से जो मीडिया और सरकारी नोटिस पर नजर रखें तो संभावित है 20-22 नवंबर तक ऐसा हो सकता है। कब और किसे कौन सा मंत्रालय दिए जा रहे हैं, अभी तक यानी कि एक तरह से ये शक्ति पृथक्करण का जो एक तरह से जो रस्साकसी जो चल रही है, चेक्स एंड बैलेंस यानी कि एक तरह जो चल रहा है, उसको देखते हुए अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। जेडीयू नेतृत्व की दिल्ली यात्राओं और मीटिंगों की जो रिपोर्ट आदि जो गतिविधियां, जिसमें लल्लन सिंह और संजय झा आदि की गतिविधियां भी ये दिखाएगी कि जेडीयू का रुख क्या है। अब ऐसी स्थिति में यानी बिहार सरकार गठबंधन 2025 स्पीकर और मंत्रालयों पर टकराव क्या 20-22 नवंबर तक तय हो जाएगा? क्या एनडीए की जीत के बाद सत्ता के बंटवारे की लड़ाई जो नीतीश वर्सेस जो बीजेपी है, इसमें स्पीकर, गृह और वित्त मंत्रालय का जो संकट है वो जो है वो सुलझ जाएगा? इसको लेकर यानी कि एक तरह से आप क्या सोचते हैं? इस अपडेट के लिए आप हमारे साथ में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ साथ में एक छोटी सी अपील साथियों, कि यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, पोस्ट फेमिनिज्म, अम्बेडकरिज्म, इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, ज्ञान, विज्ञान और मानवता में यदि आप विश्वास करते हैं तो आप हमसे जुड़े हैं, हमारी पार्टी से जुड़े हैं, और जिस रूप में भी हमें और हमारी पार्टी को आप मदद दे सकते हैं, देने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अब तक हमसे जुड़े रहने के लिए। और अब देखना यही है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को एक तरह से जो है रास्ता दिखाते हैं, या अमित शाह और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को जो है वो पैदल रास्ता दिखाते हैं। ये अब आने वाले कुछ ही दिनों में तय हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार कमजोर खिलाड़ी नहीं है, इस बात को मोदी भी जानते हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी जानते हैं, और इस प्रकार की शायद वो भूल कभी नहीं करेंगे कि नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष के पाले में चले जाए, क्योंकि बहुमत इस प्रकार से है कि यदि वो विपक्ष में भी जाकर सरकार बनाते हैं या महागठबंधन को लेकर भी यदि सरकार बनाते हैं तो ये उनके लिए बनाना संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, अब तक हमसे जुड़े रहने के लिए।